हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज़ द नीतू हियर। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बेस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आपका शायद लास्ट टॉपिक था रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन। वो हम इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, पहले आप वो वीडियो देखना, उसके बाद आप पार्ट सेकेंड पे आना। ओके, तो अभी बजे हैं रात के 12:30, तो आई थिंक इट्स टू लेट, तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम रात को 12:30 बजे। देखो आपको इसमें 2-3 न्यूमेरिकल्स हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे। सिंपली ये जो न्यूमेरिकल आपका बेस है कि हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन, उसी के बेस पर है। आपका जो मास है बुलेट का मास दे रखा है हमें 0.2 kg, और जो गन है उसका मास दे रखा है हमें 5 kg। बुलेट की वेलोसिटी दे रखी है हमें 200 मीटर, और जो आपके पास गन है उसकी वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आप इसमें सिंपली फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो जो हमने इससे पीछे वाला जो वीडियो उसमें डिस्कस किया था, या फिर आप इसमें चेंज इन मोमेंटम है उससे भी निकाल सकते हो। आपको पता है कि जो टोटल सिस्टम है वो तो आपके पास क्या है, कॉन्स्टेंट है ना। मतलब कि इसमें नेट फोर्स तो जीरो होगा, नेट फोर्स तो जीरो होगा, इसका मतलब क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। और मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपके क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम इक्वल। अब इनिशियली तो क्या होगा कि सिस्टम रेस्ट पे ही होगा ना, जो आपके पास बुलेट और जो गन है दोनों रेस्ट पे ही होंगी, तो इनिशियली तो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू मास इंटू में वेलोसिटी, यही होता है ना मोमेंटम। तो गन का मोमेंटम और साथ में आपका किसका मोमेंटम आ जाएगा, बुलेट का मोमेंटम, दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर नेगेटिव साइन क्यों लिया है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि आपके पास बुलेट की डायरेक्शन और गन की डायरेक्शन दोनों डिफरेंट है। अगर आपकी बुलेट सामने जा रही है तो जो गन होगी वो बैकवर्ड सारी डायरेक्शन में रिकॉइल करती है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट माइनस मास ऑफ द गन इंटू में वेलोसिटी ऑफ द गन, जो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, अब तो आपको सिर्फ कैलकुलेशंस करनी है, वैल्यू इधर पुट करेंगे और यहाँ से आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपके पास बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो रिकॉइल वेलोसिटी का, नो प्रॉब्लम, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, ये आपका कोलिजन के बेस पर क्वेश्चन है। कैसे, इसमें आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, एक का मास आपके पास 1 kg, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास आपके पास 2 kg, और इनकी स्पीड भी आपको ऑलरेडी गिवन है। जो फर्स्ट है ऑब्जेक्ट है वो मूव कर आपकी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जो आपके पास सेकंड ऑब्जेक्ट है वो मूव कर आपके पास 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आफ्टर सम टाइम दे कोलाइड, ठीक है, इनके बीच में हुआ कोलिजन। अब कोलिजन होने के बाद मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन दोनों की वेलोसिटी तो चेंज हो जाएगी ना। तो मास तो रहेगा सेम 1 kg और 2 kg। तो इन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी क्वेश्चन में कि आपके पास जो फर्स्ट है उसकी वेलोसिटी पहले 2 थी, लेकिन आफ्टर कोलिजन इसकी वेलोसिटी होगी आपकी 1 मीटर पर सेकंड। आपको फाइंड आउट क्या करना है कि जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो आपके पास 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बिफोर कोलिजन मूव कर रहा था, तो आफ्टर कोलिजन वो कितनी स्पीड से मूव करेगा, आपको वो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, तो अभी इसका आंसर देखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आपका बिल्कुल चुटकियों में सोल्व हो जाएगा। देखो आपके पास इसमें नेट फोर्स 0 होगा, ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट है वो आपस में कोलाइड कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होगा तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा आपके पास, 0। या कहाँ से आए, न्यूटन का सेकेंड F इज इक्वल टू dp बाई द dt। अगर एक्सटर्नल की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 0 है तो यहाँ से dp बाई dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। दिस इज इक्वल टू द dp इज इक्वल टू 0। तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू कितनी आ गई, 0। जब भी कोई क्वांटिटी होती है उसमें चेंज अगर 0 होता है, उसका डिफरेंशिएशन अगर 0 होता है, तो क्वांटिटी क्या होती है आपके पास, कांस्टेंट होती है। तो p की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, कांस्टेंट, मतलब मोमेंटम आपका क्या आ गया, कंजर्व आ गया। और कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम आपका बराबर होगा ना, मतलब बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम आपका आफ्टर कोलिजन आएगा। सेम वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है इसमें भी, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम दोनों इक्वल। अब देखो इनिशियली आपके पास मास गिवन है, इसकी वेलोसिटी गिवन है, इसका मास गिवन है, इसकी वेलोसिटी गिवन है, ऐड कर दो भी मोमेंटम। मोमेंटम आपका मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो फर्स्ट का आपके पास 1 इंटू में 2 और सेकंड का कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू में 1। अब फाइनल की बात करते हैं।
फाइनल में 1 kg वाले मास की वेलोसिटी कितनी हो गई 1, तो 1 इंटू 1 मास इंटू में वेलोसिटी, और फाइनल जो आपके पास सेकंड ऑब्जेक्ट है इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू में इसकी वेलोसिटी तो हमें पता ही नहीं है, वेलोसिटी तो इसमें फाइंड आउट करनी है, तो इसको रखते हैं हम v। ठीक है, कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ से आपकी v की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आपके सिंपली जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उससे सोल्व हो रहे हैं कि अगर आपके पास मोमेंटम एक्सटर्नल फोर्स किसी भी सिस्टम का 0 है तो उसका जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से आपके पास सारे न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे। तो इसकी वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई 1.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इसमें हमारे पास एक कोई भी बॉम्ब दे रखा है, वो इंस्टेंटली मतलब सडनली हमारे पास ये बॉम्ब है वो ब्लास्ट हो गया। ओके, और इनका जो मास का रेशियो है, ब्लास्ट हुआ तो ये फटा ना, बम फटा तो क्या हुआ कि इसमें मास डिवाइड होगा ना, तो ये मास हमारे पास कितनी रेशियो में डिवाइड हुआ है 1:2 के रेशियो में डिवाइड हुआ है मास, और इसका एक टुकड़ा है वो इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और जो दूसरा टुकड़ा है वो हमारे पास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है वो स्पीड हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर इनका मास का रेशियो 1:2 है तो इस वाले टुकड़े का जो मास है वो मैं m लिख सकती हूँ, और इस वाले टुकड़े का मास हम 2m लिख सकते हैं। ओके, अब अप्लाई करो भाई वही सेम फॉर्मूला आपके पास कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, पूरा का पूरा सिस्टम तो आपके पास रेस्ट पे है, मतलब कि पूरे सिस्टम पर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ नेट की वैल्यू 0 होगी। एफ नेट टू एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो गया तो आपके पास पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट कंजर्व हो जाएगी ना, तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल की इक्वल हो जाएगा। अब इनिशियली जो हमारे पास बॉम्ब ये गिवन था ये हमारे पास रेस्ट में था, मतलब इनिशियली तो रेस्ट में ही था ना, तो इसका मतलब इनिशियली तो इस पर कोई भी मोमेंटम नहीं था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा 0। लेकिन फाइनली हमारे पास क्या हुआ कि इसका एक टुकड़ा तो इधर मूव करा है और एक टुकड़ा इधर मूव करा है, तो मतलब इन दोनों टुकड़े का जो मोमेंटम होगा वो हम ऐड करेंगे ना ऐड। तो देखो फर्स्ट वाला जो टुकड़ा है इसका मोमेंटम, फर्स्ट जो आपके पास है इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसका मास और इसकी वेलोसिटी, इसका मास कितना है 2m और वेलोसिटी कितनी है भाई 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब वहाँ पर मैंने माइनस का साइन क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि आपके पास जो इसका पीस है वो इधर मूव कर रहा है और दूसरा पीस इसका इधर मूव कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। इसका मास और इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं, इसलिए इसकी v ले लेंगे वेलोसिटी, और यहाँ से हम करेंगे कैलकुलेशंस, m से m कैंसिल आउट और आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो आपके पास सेकेंड पीस था वो कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव करेगा। ओके, आई थिंक आपको इतने सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने के बाद तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्लियर हो गया होगा। तो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ देखते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ करते हैं। इसके लिए हमें 2 बॉडीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, बॉडी फर्स्ट सेकंड। अब इसमें हम कंसीडर करते हैं कि जो फर्स्ट बॉडी है उसका मास है m1 और उसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो है u1, और जो बॉडी सेकंड है उसका मास है m2 और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है u2। आफ्टर दैट दे कोलाइड, ठीक है, कोलिजन होगा इन दोनों के बीच में। ड्यूरिंग कोलिजन ये सिचुएशन होगी, आफ्टर कोलिजन मास तो सेम रहेगा लेकिन इनकी वेलोसिटीज डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, मास कैसे सेम रहेगा, अगर हम दीवार को टक्कर मारते तो ये तो है नहीं कि हम अपना हाथ है वो दीवार के पास ही छोड़ के आ जाएंगे, नहीं है ना ऐसा। तो क्या होगा कि हमारी सिर्फ स्पीड चेंज होगी, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होगी। तो सेम कंडीशन आपकी ये है कि मास तो फर्स्ट का m1 ही रहेगा और जो बॉडी सेकंड है उसका मास तो m2 ही रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी में चेंजमेंट आएगा। इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो हमने u1 ली थी, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हमने ली है v1, और जो सेकंड बॉडी है इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी u2, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हमने ले ली v2। ओके, अब ड्यूरिंग कोलिजन की क्या सिचुएशन रहेगी, ड्यूरिंग कोलिजन आपके पास जितना फोर्स फर्स्ट सेकंड पे लगाएगा उतना ही फोर्स सेकंड भी फर्स्ट पे लगाएगा ना, मतलब कि आपके पास न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सेम इसमें होगा कि जितना फोर्स आपके पास सेकंड फर्स्ट पे लगा रहा है, सेकंड ऑब्जेक्ट है वो किस पे लगा रहा है फर्स्ट पे, उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड पे लगाएगा। किस पे लगाएगा, सेकंड पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सिचुएशन। अच्छा, एक बात और है इसमें, जो आपके पास बॉडी फर्स्ट है उसकी वेलोसिटी सेकंड से ज़्यादा होगी, हमेशा बॉडी फर्स्ट की वेलोसिटी होगी वो सेकंड से ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होनी भी चाहिए, क्योंकि तभी आपके पास कोलिजन पॉसिबल होगा। अगर आपके पास
कोई भी चोर है, अगर उसकी वेलोसिटी पुलिस से ज़्यादा है तो क्या वो चोर पकड़ में आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि आपके पास पुलिस की वेलोसिटी ज़्यादा होगी चोर से, तो ही कोलिजन होगा ना, तो ही पुलिस उस चोर को पकड़ पाएगी। तो सेम सिचुएशन आपकी यहाँ पर होगी कि जो u1 है वो ग्रेटर देन होना चाहिए u2 से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हेयर कि आपके पास जो दोनों फोर्सेस लग रही हैं वो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। ओके, दिस इज द सिचुएशन फर्स्ट, यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब आपको पता है कि जो फोर्स होता है न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये होता है ना आपके पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो ये वाला फोर्स क्या है? फर्स्ट बॉडी पर लग रहा है सेकंड की वजह से। F(1)2 क्या है आपके पास? फर्स्ट बॉडी पर सेकंड की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको बोला है हमने 1-2। तो इसका मतलब मास तो फर्स्ट ही बॉडी का लेंगे ना, और एक्सेलरेशन भी किसका लेंगे? फर्स्ट बॉडी का ही लेंगे। ओके, इसी तरह से ये क्या लग रहा है? सेकंड बॉडी पर लग रहा है ना फर्स्ट की वजह से। कौन सी बॉडी पे लग रहा है? सेकंड बॉडी पे लग रहा है, तो इसलिए मास हम किसका लेंगे? सेकंड बॉडी का लेंगे, और सेकंड बॉडी का ही क्या लेंगे हम? एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है कि आपके पास जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, ये आपका एक्सेलरेशन होता है। सिंपली हमने इसी फॉर्मूला का यूज़ किया गया। अब E1 है, फर्स्ट बॉडी के लिए एक्सेलरेशन है, तो फर्स्ट बॉडी की ही हम फाइनल वेलोसिटी यूज़ करेंगे और फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ रखी। इसी तरह से हमने A2 की रखी है सेकंड बॉडी के लिए। सेकंड बॉडी की आपके पास फाइनल वेलोसिटी V2 है, और सेकंड बॉडी की जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है भाई? U2 है। ओके, अब क्या होगा कि आपके पास दोनों टाइम होंगे T1 और T2, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि एक्शन हो रहा है तभी आपके पास सेम टाइम पे रिएक्शन होगा ना। ये तो है नहीं कि भाई आपके पास एक्शन आज हो रहा है और जो आपके पास रिएक्शन होगा वो 2-3 दिन के बाद होगा, ऐसा तो नहीं होता ना। हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो क्या होता है कि इंस्टेंटली हमें उसका रिएक्शन मिलता है ना, तो सेम तरीके से इसी में होगा। तो T1 और T2 की वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। T1 और T2 को सेम करते ही T1 और T2 यहाँ से कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारे पास ये वाली वैल्यू बच जाएगी। एज इट इज़ इसको रख देंगे बस, अब तो कुछ भी नहीं बचा, बस सिंपल कैलकुलेशंस है। अगर आपको मैथमेटिक्स आता है तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ हो चुका है। देखो अभी इधर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। अब इनको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, अंदर की साइड मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इस क्वांटिटी को इधर ले आएंगे, इसको इधर लाएंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, यहाँ से हो गया। ओके, अब ये हमारे पास इस साइड राइट हैंड साइड में, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है, 2 = 3 लिखो या फिर 3 = 2 लिखो, सेम ही बात है। 3 = 3 लिखो या फिर 3 = 3 लिखो, बात सेम है। तो इसमें क्या रहेगा? क्वांटिटी को इधर रखा। आपको पता है m1 u1 क्या है? P क्या होता है आपके पास? मोमेंटम मास इनटू में वेलोसिटी, यही होता है ना। तो अगर मास m1 फर्स्ट बॉडी का, फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम नहीं होगा ना। इसी तरह से हमारे पास ये m2 है और सेकंड बॉडी का हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, तो इसमें ये क्या हो जाएगी? आपके पास सेकंड बॉडी की इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट बॉडी का फाइनल मोमेंटम, और ये क्या हो जाएगा? आपके पास सेकंड बॉडी का फाइनल मोमेंटम। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या हो गया? आपके पास इनिशियल मोमेंटम हो गया ना, फर्स्ट बॉडी का भी सेकंड बॉडी का, दोनों इसमें इंक्लूड हो गए। तो ये क्या हो जाएगी? आपके पास सम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज, और ये क्या हो जाएगा? आपके पास फाइनल मोमेंटम हो गया ना दोनों बॉडीज का। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनल सम ऑफ द फाइनल मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज। और आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि जितना कोलिजन आपके पास जितना मोमेंटम आपका बिफोर कोलिजन था उतना ही मोमेंटम आपका आफ्टर कोलिजन होगा। तो ये हमारे पास चीज़ प्रूफ होगी ना कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के इक्वल आ गया। तो ये हो गया आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रूफ। सिंपल था ना, बस हमारा स्टेप तो यही खत्म हो गया था, बाकी तो आगे हमारी सिर्फ कैलकुलेशन ही बची थी। ओके, ठीक है, तो इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल और है, वो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, उसके बाद इस लेक्चर को यहीं पर एंडिंग करते हैं। ओके, तो अभी आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल है, वीडियो की एंडिंग हम इसी न्यूमेरिकल के साथ करेंगे। तो देखो आपके पास सिंपल से न्यूमेरिकल है, इसमें भी हमारे पास हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम। तो देखो न्यूमेरिकल में आपको क्या गिवन है कि आपके पास एक 10 ग्राम की बुलेट है और वो आपके पास मूव कर रही है 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, कितने ग्राम की बुलेट है आपके पास? 10 ग्राम की बुलेट और 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, और वो हमारे पास एक टारगेट से टकराती है। उस टारगेट का जो मास है
है वो दे रखा है 2 kg, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास एक बुलेट है और ये कोई भी आपके पास एक वुडन बॉक्स है, फिर 2 kg का कोई भी हमारे पास मास है, ये इससे टकराएगी और इससे टकराने के बाद इसके अंदर गई बुलेट और इसी के अंदर रह जाएगी। इसने दे रखा है रिमेन एम्बेडेड, इसका मतलब होता है कि हमारे पास इस लकड़ी के टुकड़े के अंदर ही रह गई वो बुलेट। अब क्या होगा कि भाई इसमें जो ये वाला जो लकड़ी का टुकड़ा है वो हमारे पास क्या है कि इनिशियली हमारे पास ये ओरिजिनली रेस्ट पर है, बट फ्री टू मूव एट व्हाट स्पीड डज द टारगेट मूव ऑफ। लेकिन हमारे पास जब इस लकड़ी के टुकड़े में बुलेट जाएगी तो ये हमारे पास फ्री है मूव करने के लिए, मतलब हमारे पास ये बुलेट और साथ में हमारे पास ये जो हमारे पास टारगेट है 2 kg का, ये फ्रीली मूव करेंगे और जिस कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे उस कॉमन वेलोसिटी को ले रखा है vc, और उसी कॉमन वेलोसिटी की हमें इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आंसर इसमें बिल्कुल ईजी है आपका। क्वेश्चन अगर एक बार समझ में आ जाए तो आंसर तो आपका चुटकियों में सोल्व होता है ऐसे। तो देखो इसमें फर्स्ट है आपके पास m1 के आपके पास बुलेट का मास दे रखा है भाई 10 ग्राम, 10 ग्राम मास है, किलोग्राम में इसको चेंज करो, 1000 से क्या कर दो इसको डिवाइड कर दो तो 0.01 kg आ जाएगा, सभी को पता है, कॉमन सी बात है। मास सेकंड आपके पास क्या दे रखा है, टारगेट जो लकड़ी का टुकड़ा है 2 kg, ओके। फर्स्ट जो आपके पास बुलेट है वो आपके पास कितनी स्पीड से मूव कर रही है, वो आपके पास 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, ओके। और जो आपके पास जो टारगेट है, जो लकड़ी का टुकड़ा हमें दिया हुआ है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि हमारे पास इसमें दिया हुआ है कि ओरिजिनली तो ये हमारे पास रेस्ट में है, तो ओरिजिनली रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और इसकी बुलेट की और इस लकड़ी के टुकड़े की दोनों की आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, दोनों की फाइनल वेलोसिटी सेम होगी और वो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या होगी, कॉमन वेलोसिटी। तो इसकी v1 वेलोसिटी भी vc के इक्वल होगी और इसकी जो टारगेट है उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी किसके इक्वल होगी, आपकी vc के इक्वल होगी, ठीक है। अब इसमें हम लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, क्योंकि आपको पता है कि सारा का सारा सिस्टम क्या है कि भाई इसमें एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, ये पूरा एक सिस्टम है और इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या रहेगी, 0। और अगर चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू 0 आई है तो इसका मतलब मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड। और मोमेंटम कंजर्व्ड होने का मतलब क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, आपका इक्वल होगा। तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल इक्वल बराबर हो गया आपके पास। इनिशियल मोमेंटम मतलब m1 u1 प्लस में m2 u2, ये सिंपल सी फॉर्मेलिटी है, इससे पीछे प्रीवियस टॉपिक में हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है, ये तो सभी समझ गए होंगे। अब देखो कि जो हमारे पास फर्स्ट है m1 की वैल्यू पुट करो, u1 की वैल्यू पुट करो, m2 की वैल्यू पुट करो और u2 की वैल्यू पुट करो, सारी वैल्यूज पुट कर दो भाई। देखो यहाँ पर v1 और v2 की जगह बस vc रखेंगे कॉमन, ओके। यहाँ से वैल्यूज उठाओ और यहाँ पर पुट करो, vc यहाँ से आ जाएगा कॉमन, इनको ऐड करेंगे, कट पिटने के बाद इसका आंसर आएगा भाई आपका 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, तो एक न्यूमेरिकल मैंने आपको एक करवा दिया इससे रिलेटेड, ठीक है। तो हम वीडियो को आज के लिए आई थिंक काफ़ी है, इतना ही, वीडियो को यहीं पर ही ऐड करते हैं। एक्चुअली आपकी एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, तो अगर आपको किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि मैम हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ इस पर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर लिखें कि मैम प्लीज़ द मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ओके, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।